जूनियर असिस्टेंट 3284 पदों पर जो उत्तर प्रदेश में 1 फरवरी को एग्जाम कंडक्ट हुआ है, उसमें रीजनिंग के 15 क्वेश्चंस पूछे गए थे। हालांकि आयोग ने आंसर की अपलोड कर दी है, आप वहां से जाकर उनके आंसर्स चेक कर सकते हैं, बट हम यहाँ पर देखेंगे कि उन क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व किया जाना था। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको डाउट है कि हमारा आंसर ये होना चाहिए था, बट आयोग ने गलत आंसर दिया है। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो था उसमें कहा था कि निम्नलिखित अनुक्रम के लिए आपको उपयुक्त उत्तर चुनना था। अब देखो यहाँ पर ना 3-3 के ग्रुप दिए थे। यहाँ पर भी 3 पिक्चर्स थी, ये भी 3 पिक्चर्स थी और ये भी 3 थी। तो आपसे पूछा गया कि कौन सा वाला आंसर करेक्ट होगा। तो आयोग ने जो यहाँ पर आंसर चुना है वो ऑप्शन ए सेलेक्ट किया है। तो ए किस आधार पर उन्होंने आंसर दिया, देखो यहाँ पर 2 छोटे सर्कल थे और एक बड़ा सर्कल बीच में था। ऐसे ही 2 छोटे ट्राइंगल थे और एक बड़ा ट्राइंगल बीच में था। तो ऐसे ही ये कैसे बनेगा, 2 स्क्वायर छोटे बनेंगे और एक बड़ा स्क्वायर बीच में बनेगा। अब बात आती है कलर की, तो देखो यहाँ पर तीनों में से एक कलर्ड था, यहाँ पर भी इन तीनों में से एक कलर्ड था, तो यहाँ पर भी इन तीनों में से एक कलर्ड इन्होंने कौन-सा वाला किया, थर्ड वाला। इसलिए ये वाला ग्रुप हमारा बना, ऑप्शन ए करेक्ट हुआ। हालाँकि इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए था, वो होना चाहिए था मिडल वाला क्यूब पूरा कलर्ड, ये वाला। तो इसके लिए हम इसको प्रेफ़र जो करते हैं वो करते हैं कि ई ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए था। बट आयोग ने जो ऑप्शन ए करेक्ट करके दिया है वो किस आधार पर दिया होगा? जो मैंने अभी आपको समझाया। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 32, तो उसमें कहा गया है कि यदि 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा में राम का स्थान ऊपर से 14th है, तो आप क्या काम करो, ऊपर से राम को बना दो कि ये 14वें स्थान पर है। और फिर कहा है तथा श्याम के स्थान से नीचे 10 विद्यार्थी हैं। इसका मतलब ये है कहीं पर अगर श्याम बैठा है उसके नीचे 10 स्टूडेंट्स हैं, यानी कि 11वें नंबर पर श्याम खुद होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर आगे कहा है तो राम और श्याम के बीच में विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी, ये आपको फाइंड करना है। तो आप एक बात सोचो, अगर हमारे पास टोटल 40 स्टूडेंट्स हैं, तो हम दोनों की ही पोजीशन एक ही साइड से निकाल लेते हैं। मतलब टॉप से हमें पता है राम के बारे में कि वो 14वें स्थान पर है, तो आप श्याम को भी टॉप से ही निकालो कि टॉप से वो कौन से स्थान पर होगा। तो आप कहोगे कि ऊपर से अगर ये 11वें स्थान पर यहाँ से नीचे से दिया है, तो मैं क्या काम करूँ, 41 से 11 माइनस कर दूँ, तो ये 30 आ जाएगा। मतलब ऊपर से ये 30वें स्थान पर होगा और फिर इस 30 में से ये 14 माइनस कर देंगे हम। तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या होगा, 30 माइनस 14। और फाइनल पर्सन निकालने के लिए हम एक माइनस करते हैं, यानी कि 15 जो होगा वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, मतलब ऑप्शन ए। अगर इसके कॉन्सेप्ट को आप समझना चाहते हैं तो एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वहाँ पर मैंने पूरा रैंकिंग टॉपिक को सिर्फ एक वन शॉट में समझाया हुआ है कि किस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि इसे मैंने किस तरह से सॉल्व किया है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 33, तो उसमें कहा गया है कि उस विकल्प का चयन करो जो निम्नलिखित शब्दों के सही वर्णानुक्रम को दर्शाता है, जैसा कि वे एक अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देंगे। तो आपको इस क्वेश्चन में करना क्या होता है, ये जो चारों पांचों वर्ड्स दिए हैं इनको अरेंज करना होता है डिक्शनरी के अकॉर्डिंग। तो डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज करने के लिए हमेशा ऑप्शन एलिमिनेशन ट्राई करो। देखो कैसे करेंगे, यहाँ पर ई लिखा है, ये एफ लिखा है, ये डी लिखा है और ये ई लिखा है। तो आप क्या काम करो, इन्हीं को चेक करो पहले। एक हमें ई को चेक करना है, दूसरा एफ को चेक करना है, तीसरा डी को चेक करना है और चौथा ई को चेक करना है। तो इन सब में आप ये देखो कि सबसे पहले कौन-सा आएगा। तो देखो यहाँ लिखा है एमओ, यहाँ पर भी एमओ और यहाँ पर भी एमओ। लेकिन इसके बाद यू लिखा है, तो यू तो होता है आपका 21 पर और साथ में दिया है टी, तो टी होता है 20 पर और ये भी टी है तो ये भी 20 पर। तो आप ये देखो कि ये दोनों पहले आएँगे। अगर ई और एफ पहले आएँगे तो डी वाला ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो गया। ई और एफ वाले हमने दोनों छोड़ दिए। फिर उसके बाद में देखो कि ई और एफ में पहले कौन-सा आएगा। तो यहाँ पर एमओटी लिखा है, यहाँ एमओटी लिखा है। यहाँ पर ई है, तो ई का मतलब 5 होगा और यहाँ आई लिखा है, आई का मतलब 9 होगा। मतलब ई जो होगा वो पहले आएगा। तो एफ वाला ऑप्शन भी हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। और फिर उसके बाद में देखिए कि इसके बाद क्या कहा गया है। इसके बाद देखो यहाँ पर ई है, यहाँ पर भी ई है, यहाँ पर एफ लिखा है और यहाँ डी लिखा है। तो आपको सिर्फ चेक करना होगा कि एफ और डी में पहले कौन-सा आएगा। तो देखो यहाँ एमओटीआई है और यहाँ एमओयू है। तो आपको पता है टी20 होता है और ये 21 होता है, मतलब एफ पहले आएगा। तो डी ऑप्शन भी यहाँ से एलिमिनेट हो गया, तो एक ही विकल्प हमारे पास बच जाता है, वो है ऑप्शन ए। इस वाले क्वेश्चन को जब भी आप सॉल्व करें तो ऑप्शन एलिमिनेशन से ही सॉल्व करें। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 34 को। 34 में आपसे कहा गया है कि निम्नलिखित तालिका के आधार पर 2 तिमाहियों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड यहाँ पर दी हुई हैं।
में 4 प्रमुख क्षेत्रों उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम के लिए कंपनी की कुल वार्षिक बिक्री का प्रतिनिधित्व करते हुए क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड तक बिक्री में अधिकतम वृद्धि वाला क्षेत्र कौन सा होगा, ये आपको बताना है। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाना है। यहाँ पर 15,000 दिया है और ये 18,000 दिया है। तो आपको यहाँ पता चल रहा है कि यहाँ 3,000 की वृद्धि हो रही है और वो किस पर हो रही है, 15,000 पर। तो आप क्या काम करो कि 3,000 15,000 पर देखो कि कितने परसेंट इंक्रीज हो रहा है। तो देखो इससे 5 कट जाएगा और 5 से ये आ जाएगा 20, यानी कि 20% हमारा आंसर होगा। इसका मतलब ये है कि जो उत्तर है ना उसमें 20% का इंक्रीज हो रहा है। अब ऐसे ही साउथ वाले को देखो, यहाँ पर 22,000 था, 22,000 से 25,000, तो यहाँ भी कितना बढ़ रहा है, 3,000 बढ़ रहा है। अब ये जो 3,000 बढ़ रहा है ये 22,000 पर बढ़ रहा है, तो इसको हम लिखेंगे 3/22 और इंटू 100 और इसे लगभग में डिवाइड कर लो। तो ये हो जाएगा 300 और 300 को मैंने 22 से डिवाइड किया तो लगभग में ये लगभग कितना आ जाएगा, 13 के आसपास आ जाएगा। मतलब ये कहने का है कि 13% जो है वो साउथ में इंक्रीज हो रहा है। अब थर्ड वाले को देखो, यहाँ कहा है कि 12,000 से 14,000 हो रहा है, तो इसका मतलब 2,000 का अंतर आ रहा है। अब ये जो 2,000 है ना ये किस पर बढ़ रहा है, 12,000 पर। तो इंटू 100 कर लो। अब 2 से ही 6 बार कट जाएगा, आ जाएगा 1/6 और 1/6 हमारा कितना होता है, लगभग 16 के आसपास। तो आप कहो कि 16% के आसपास ये होगा समथिंग। अब लास्ट वाले को देख लो, यहाँ दिया है 18,000 और ये 20,000, तो यहाँ पर भी मुझे पता है कि 2,000 ही बढ़ रहा है, लेकिन ये 18,000 पर बढ़ रहा है। तो मैं कहूँगा 2 ऊपर लिखो, 18 नीचे लिखो और इंटू 100 कर लो। तो ये लगभग 1/9 आएगा और 1/9 कितना होता है, 11 होल 1/9% के आसपास। तो आप ये देखो कि इसमें जो सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है वो किस में हो रहा है, तो हमारा आंसर होगा नॉर्थ में सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है। और ऐसा कोई ऑप्शन है हमारे पास? देखो यहाँ साउथ और वेस्ट है तो ये तो है नहीं, पूर्व और पश्चिम ये भी नहीं है, उत्तर होता बट यहाँ पर पूर्व भी कहा गया है तो इसलिए ये भी हट गया और पश्चिम तो होगा नहीं, तो इसलिए मैं इसका जो करेक्ट आंसर लगाऊंगा वो कौन सा होगा, उपयुक्त में से कोई सा भी नहीं। आपको क्या करना है, जितनी भी वैल्यूज़ दी है ना उनको अप्रॉक्सीमेट में लगभग आसपास के आसपास डिवाइड कर लो परसेंटेज में और बस उसी के आधार पर अपना आंसर दे दो। किसी को भी कंप्लीटली डिवाइड करने की बिल्कुल भी नीड नहीं है, आप सिर्फ क्या काम करो, अप्रॉक्सीमेट में डिवाइड कर लो। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 35 को, तो उसमें कहा है कि सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। अगर सेब जो है वो फल है तो पीला क्या है, पीला कलर होगा भाई, रंग होगा, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट है इसका। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 36 को, तो 36 में आपसे कहा गया है कि अगर मैं कॉल को कोड कर रहा हूँ किससे, BZKK से, मतलब CALL को हम लिख रहे हैं BZKK। तो आपसे पूछा गया है कि PEON को हम क्या लिखेंगे। तो आप ये देखो कि यहाँ पर क्या कोडिंग बन रही है, C होता है 3, ये होता है 1, ये 12 और ये भी 12, ऐसे ही ये 2 है, ये 26 है और ये 11 है और ये 11 है। तो आप ये देखो कि कोडिंग बन रही है -1 की, सब में क्या हो रहा है, -1 हो रहा है। तो आप क्या काम करो, यहाँ पर भी -1 कर दो। P होता है 16, ये 5 होगा और ये 15 होगा और ये होगा 14। P से एक -1 करेंगे तो O आएगा। अब देखो O वाले हमारे पास चारों ऑप्शन हैं। फिर E से माइनस करो 1 तो ये D आ जाएगा। यहाँ से -1 करेंगे तो N आएगा और यहाँ से -1 करेंगे तो M आएगा। मतलब इसका जो करेक्ट आंसर होगा ODNM होगा, यानी कि B ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 37 में, तो उसमें कहा है कि वार्षिक घरेलू खर्चों को दिखाने वाले निम्नलिखित पाई चार्ट के आधार पर किराए पर खर्च की गई राशि और खाने पर खर्च की गई राशि का अनुपात क्या होगा। तो देखो किराए पर हमने 20% खर्च किया है और खाने पर हमने 30% खर्च किया है, तो इसका रेशियो हमसे पूछा है। तो हम क्या काम करेंगे, डायरेक्ट 20 का और 30 का रेशियो निकाल देंगे, तो ये रेशियो आ जाएगा आपका 2:3। कोई कहे कि भाई मुझे इन वैल्यूज़ का रेशियो निकालना है, तो अगर आप इन वैल्यूज़ का रेशियो निकालोगे तब भी आपका आंसर 2:3 ही आएगा। तो सीधे-सीधे हम क्या करें, परसेंटेज वैल्यू दी है उसी का रेशियो निकाल देते हैं। तो क्या इस तरीके का कोई ऑप्शन हमें दिखा है? नहीं, इसका मतलब हम क्या लगाएँगे, उपयुक्त में से कोई नहीं, ई ऑप्शन जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38 को देखो, उसमें कहा है कि संबंधित आकृति का चयन करें जो समतुल्यता के अनुरूप हो। मतलब आपको पता है ये एनालॉजी का क्वेश्चन है, जो रिलेशन इन दोनों में होगा वही रिलेशन इन दोनों के आगे भी होगा। तो इसका देखो यहाँ पर क्या दिया, ये स्क्वायर जो है ना इसको हमने 45 डिग्री रोटेट कर दिया और यहाँ से जो दूसरी शेप आई उसे इसके ऊपर रख दिया। ऐसे ही आप क्या काम करो, इस ट्राइंगल को 45 डिग्री रोटेट जब करोगे
तो ये कुछ इस तरह की शेप बन जाएगी जो कि डी ऑप्शन में दी हुई है और डी ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप डी मार्क करेंगे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 39, तो उसमें कहा है निम्नलिखित आकृति में वर्गों की संख्या क्या होगी। तो इसको करने का तरीका बड़ा ही आसान होता है, 1 2 3 4 इधर नंबरिंग की और इधर भी 1 2 3 4 नंबरिंग की। जो मैक्सिमम नंबर है उन दोनों को पकड़ो और मल्टीप्लाई कर दो, 4 × 4। दोनों से एक एक माइनस करो, 3 × 3। फिर से एक एक माइनस करो, 2 × 2। और फिर से एक एक माइनस करो, 1 × 1। इससे आगे अगर हम जाते हैं तो ज़ीरो मिल जाएगा, इसलिए उसको छोड़ दो। तो ये हो जाएगा आपका 16, यहाँ से हो जाएगा 9 और यहाँ से आएगा 4 और यहाँ से आएगा 1। अब इन सारे नंबर्स को ऐड कर दो तो ये हो गया 30। मतलब बी ऑप्शन जो होगा ना वो इसका करेक्ट आंसर था। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 40 को, तो उसमें कहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक रिश्ते में प्रभावी संचार का सबसे अच्छा उदाहरण हो सकता है। संक्षिप्त सलाह देने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को बाधित करना, या फिर दूसरा मान लेना कि आप बिना पूछे जानते हैं कि उनका क्या मतलब है, या फिर जवाब देने के लिए पहले सुनना, या फिर जब तक वे शांत नहीं हो जाते तब तक व्यक्ति के साथ बातचीत से बचना, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखो किसी भी रिश्ते को बचाने के लिए जो सबसे अच्छी बात है वो क्या है, जवाब देने से पहले सुनना। अगर आप किसी की बात समझ ही नहीं पाएंगे तो उसका सही जवाब कैसे दे पाएंगे। इसलिए इसका जो आंसर होगा, जो भी आप जवाब देना चाह रहे हैं उससे पहले ध्यान से सुनिए कि हमें बोलना क्या है। क्वेश्चन नंबर 41 को देखो, तो उसमें कहा है कि निम्नलिखित में से विषम का चयन कीजिए। और यहाँ पर 4 अल्फ़ाबेट आपको दिए हैं, एक ई दिया है, एक एच दिया है, एक के दिया है और एक एन दिया है। अगर ये सीरीज़ में होते तो मैं किस तरह से सोचता, ये 5 है, ये 8 है और ये 11 है और ये 14 है। तो आप देखो इसमें प्लस करके आप सोच सकते थे कि +3 हो रहा है, यहाँ भी +3 हो रहा है और यहाँ भी +3 हो रहा है। क्योंकि ये सीक्वेंस सेम है इसलिए हम इसमें विषम कैसे छाँटेंगे, वोवेल्स के आधार पर। ई जो है वोवेल है और बाकी के सारे कॉन्सोनेंट हैं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो डी ऑप्शन होगा, यानी कि ई। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 42 को, तो उसमें कहा है मान लीजिए कि दोनों कथन सत्य हैं, फिर तय करना है आपको कि कौन से निष्कर्ष तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं। आपको यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और यहाँ पर नीचे 3 आपको कंक्लूजन दिए हैं, आपको बताना है कौन से वाले सही हैं। तो देखो मैंने आपको क्या सिखाया है कि कभी भी स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव है, उसके अंदर आपको नेगेटिव टर्म नहीं दिख रहा है, तो उससे नेगेटिव कंक्लूजन कभी भी नहीं बनता है। इसका मतलब पहला वाला और दूसरा वाला तो गलत है। और फिर थर्ड वाले को देखो, उसमें कहा है कि सभी पौधे फल हैं। अगर पौधे यहाँ पर है और फल ऊपर है तो हमें पौधे से फल की तरफ इस स्टेटमेंट को पढ़ना है। और इसे हम जब रिवर्स में पढ़ेंगे तो इसे हम ऑल के साथ नहीं पढ़ सकते, क्योंकि जो ऑल वाले स्टेटमेंट हैं उन्हें हम पीछे से कुछ के साथ में पढ़ सकते हैं। तो इसका मतलब यहाँ तो सभी लिखा है तो ये वाला भी गलत होगा। और जैसे ही सारे के सारे स्टेटमेंट आपके गलत हुए तो आपको क्या सोचना पड़ेगा कि हो सकता है इनमें ईदर का केस बने। तो क्या इसमें ईदर का केस बन सकता है? तो आप ये देखो कि पहले वाले में नो का रिलेशन है, दूसरे में भी नो है और तीसरे वाले में ऑल है। यहाँ पर हम इसको इंग्लिश में भी देख सकते हैं, यहाँ नो लिखा है, यहाँ नो लिखा है, यहाँ ऑल लिखा है। और मैंने आपको बताया है कि ऑल और नो के साथ में कभी भी इधर का केस नहीं बनता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा नन ऑफ दीज, यानी कि ये तीनों गलत हैं। और तीनों गलत के साथ-साथ ईदर का केस कभी भी इसमें नहीं बनेगा। तो यही आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 43, तो उसमें कहा है कि निर्णय लेने की प्रक्रिया में पहला कदम क्या ज़रूरी है। तो देखो जब कभी आपको निर्णय लेना है तो सबसे पहले आपको समस्या आइडेंटिफाई होनी चाहिए कि वास्तव में प्रॉब्लम है क्या। तो सी ऑप्शन जो होगा ना वही इसका करेक्ट होगा कि भाई आप पहले समस्या को पहचान तो लो तभी तो आप निर्णय लोगे। अगर आपको प्रॉब्लम का ही नहीं पता तो आप डिसीजन कैसे ले सकते हो। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा कि हम क्या काम करेंगे, निर्णय या समस्या की पहचान करेंगे कि हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 44, तो उसमें कहा है कि श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी ये आपको बताना है। तो आप ये देखो कि यहाँ 3 है, 15 है, 35 है, 63 है और 99 है। इन सभी नंबर्स को देखकर ये पता लग रहा है कि ये स्क्वायर नंबर्स के आसपास के नंबर हैं। मतलब आप ये कहो कि 2 का स्क्वायर -1 करेंगे ना तो 3 आ जाएगा। ऐसे ही 4 का स्क्वायर -1 करेंगे तो 15 आ जाएगा। ऐसे ही 6 का स्क्वायर -1 करेंगे तो 35 आ जाएगा। और फिर 8 का स्क्वायर -1 करेंगे तो 63 आएगा। फिर 10 का स्क्वायर -1 करेंगे तो 99 आएगा। तो अब किसका नंबर आएगा? 12 का। तो 12 का स्क्वायर -1 करो तो 143 आ जाएगा। इसका मतलब डी ऑप्शन जो होगा ना वो इसका करेक्ट है।
हर बार में 2 बढ़ते हुए आगे हम स्क्वायर कर रहे हैं और स्क्वायर करके उसमें से -1 कर दे रहे हैं और वहाँ से हमारी सीरीज़ बनते चली जा रही है। तो इसका मतलब अगला वाला जो नंबर होगा वो होगा 143। और इसके बाद रीजनिंग का जो सबसे लास्ट क्वेश्चन था 45, उसमें ये कहा गया है कि अगर n को मैं 14 लिख रहा हूँ और पेन को 31 लिख रहा हूँ तो पिन को क्या लिखा जाएगा ये आपको बताना है। तो आप ये देखो कि n जो है ना वो 14 कहा गया है क्योंकि उसका जो लेटर प्लेस होता है ना अल्फ़ाबेट्स में वो इतना ही होता है। तो आपसे कहा गया है कि पेन का बताओ तो पेन p होता है 16, a होता है 1 और प्लस n होता है 14। जब इन सारे नंबर्स को आप ऐड करेंगे तो 31st आएगा। तो इसलिए हम पिन का भी निकाल सकते हैं। तो p के लिए हमने 16 लिया और प्लस i के लिए 9 लिया और प्लस n हो गया आपका 14। इन सारे नंबर्स को आप ऐड कर दो तो ये कितने हो जाएंगे 16 और 9 हो गए आपके 25 और 25 में अगर मैं 14 और ऐड कर दूं तो ये बन जाएगा 39, जो कि हमें डी ऑप्शन में दिया है 39 और यही इसका करेक्ट आंसर होगा। आई होप रीजनिंग पोर्शन के 15 क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे कि ये किस तरह से किए जाने थे। आने वाले किसी भी एग्जाम्स के लिए अगर आप रीजनिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एक बार चैनल की प्लेलिस्ट जरूर चेक करना, वहाँ पर मैंने बहुत सारे टॉपिक्स बहुत ही सिंपल वे में आपको समझाए हुए हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।